क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। नमस्कार, कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सीनियर लीडर और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो अपने जुझारू तेवर के लिए राजनीति में पहचाने जाते हैं। और ये भी उनके लिए एक शेर भी मुझे याद आता है कि मुखालिफत यानी विरोध से, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। या फिर इस कदर मुश्किलें आईं कि आसान हो गई। अपने राजनीतिक जीवन में जैसा होता है, कई बार उनके प्रतिद्वंदियों ने, कई बार उनके राजनीति के भीतर ही जो उनके तथाकथित शुभचिंतक हैं, उन्होंने उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार हर मुश्किल को पार करके सामने आए। और इसका श्रेय वो एक स्लोगन के साथ देते हैं, धार्मिक स्लोगन के साथ, नर्मदे हर। तो मुलाकात करिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी से। कमल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार जी शरद भाई आपका भी स्वागत। जी धन्यवाद। ये तो आपकी परंपरा है सर, मालवा की परंपरा है, और आप अपनी मेहमान नवाजी के लिए पहचाने भी जाते हैं। मेरा पहला सवाल यही है, मैं मूल सवालों पर तो आऊँगा ही, लेकिन पहले मैं आपके व्यक्तित्व से जुड़ा सवाल करता हूँ। मैया नर्मदा से आपको बड़ा अनन्य प्रेम है और आप नर्मदा से जुड़े मसले भी उठाते रहे। और जितनी भी बार आपको पीछे धकेलने की कोशिश हुई, ये शायद उन्हीं का आशीर्वाद है और आपके शुभचिंतकों का संरक्षण और प्रेम है कि आप बाहर निकल आते हैं। लोग आपके बारे में ये बात बराबर कहते हैं कि कमल पटेल जी बड़े आक्रामक हैं। वो जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ ही जाते हैं। और खासतौर से ब्यूरोक्रेसी तो ये मानती है कि कमल पटेल जी इस मामले में बड़े बड़े ज़बरदस्त चौंकाने वाले व्यक्ति हैं। कितनी सच्चाई है सर इसमें? आप कह रहे हैं तो सही है। देखिए जी जी जी, मैं सबसे पहले तो माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं माँ नर्मदा के नाभि स्थल हंडिया नेमावर जी, मेरा गांव वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। तो माँ की कृपा से मुझे ऐसे जगह जन्म मिला जहाँ बहुत पिछड़ा गांव था, जहाँ पीने का पानी भी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे। 12 किलोमीटर तक घुटने घुटने कीचड़ और नदी नाले पार करके बारिश में निकलना पड़ता था। रक्षाबंधन पे अगर पढ़ाई करके घर आना, राखी बंधवाने, तो नाले पार करते हुए जान जोखिम में डाल के निकलना पड़ता था। और इसलिए बचपन से ही मन में एक मतलब संघर्ष की भावना पनपी की। जो शासन था उसने कभी ध्यान नहीं दिया। नेता लोग भी आते थे चुनाव में, वादे करके जाते थे कि पानी की व्यवस्था कर देंगे, एक हैंडपम्प नहीं लगाते थे 20-20, 25, 40, 50 साल तक। और इसलिए माँ से प्रार्थना की थी कि माँ इतना सक्षम बना कि अपने गांव की समस्या हल कर सकूं। लेकिन माँ का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि गांव की समस्या तो हल की, पीने के पानी की, सड़क की, सब। लेकिन प्रदेश की समस्या और किसानों की समस्या, गाँव की समस्या, गरीबों की समस्या हल करने का उसने जिम्मेदारी दी और दायित्व दिया। ये मेरा सौभाग्य है और इसलिए मैं माँ नर्मदा के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। नर्मदे हर और जिंदगी भर माँ ऐसा आशीर्वाद रखे कि जनता की, गरीबों की सेवा करके अपने जीवन को सफल नहीं सार्थक बना सके। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर क्या मसला है सर? अक्सर आप अधिकारियों से मिलते हैं तो आपके भीतर लोगों की समस्याएं हल करने की इतनी ललक होती है कि कई बार लोग कहते हैं कि कमल जी इसको लेकर बड़े आक्रामक हो जाते हैं। और एक आपका जुमला बड़ा बड़ा चर्चित रहता है कि जेल भिजवा दूंगा अगर गड़बड़ की लोगों के साथ। ये भी सच है सर? नहीं, सच है ना। इसलिए कि देखिए, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, ये कायदे से इसको भारतीय समाज सेवा अधिकारी होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता जी। और जनता के जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत में पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला हो, विधायक हो, सांसद हो, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बनती है। चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, जनपद हो, जिला हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो। और इसलिए सर्वोपरि जनता है और जनता के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जो ये नौकरशाही है, ये अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी समझ के और नियमों का दुरुपयोग करते हैं, जनता की सेवा नहीं करते हैं। और जब जनता की सेवा नहीं करते हैं तो जनता परेशान होती है, त्रस्त होती है। तो जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है, दायित्व भी होता है कि वो जनता के लिए लड़े,
जनता को उनका हक दिलाए, और जो भी जनता के सरकार कल्याणकारी योजना बनाती है जनता के लिए है, लेकिन अगर कोई अधिकारी कर्मचारी उसमें बाधा बनता है, अड़ंगा डालता है या उस तक नहीं पहुंचकर हजम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत भी होनी चाहिए जनप्रतिनिधि में, और दायित्व भी है उसका। इस समय किसान बहुत पीड़ा में है। कमल जी, क्या कर रही है मध्य प्रदेश सरकार? क्योंकि आपकी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, दोनों की किसानों के प्रति गहरी संवेदना और गहरे भावनात्मक संबंध आप दोनों नेताओं के हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी पहले किसान हैं, किसान के बेटे हैं, बाद में मुख्यमंत्री। कमल पटेल पहले किसान है, किसान का बेटा है, बाद में मुख्यमंत्री है। और इसलिए गांव, गरीब और किसानों को क्या तकलीफें होती है, कितनी मेहनत करके किसान अनाज पैदा करता है। मैं बताना चाहता हूं कि जब देश और विश्व कोरोना का ये संकट चल रहा है, कोरोना के संकट के समय पूरा भारत लॉकडाउन था, बड़े बड़े उद्योग धंधे से लेकर, व्यापार से लेकर, चाय पान दुकान, होटल सब बंद, सारे रोजगार बंद हो गए, बेरोजगार हो गए लोग, और घरों में थे। ऐसे समय में भी सिर्फ एक ही क्षेत्र खुला हुआ था, तो वो था खेती खलियान, किसान, मजदूर। और इसलिए हमारे किसान और मजदूर खेतों में पसीना बहा रहे थे जब लोग शहरों में घरों के अंदर लॉकडाउन थे, और अनाज पैदा कर रहे थे। और अनाज पैदा करके, और हमने भी, सरकार ने भी दायित्व निभाया कि उनका अनाज पूरा खरीदा जाए। और हमने भारत में एक नया रिकॉर्ड बनाया आज़ाद भारत में। अभी तक मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया जिसने 129 लाख मीट्रिक टन उपार्जन किया गेहूं का, जो पिछली बार कमलनाथ जी के समय 68 लाख मीट्रिक टन था। और कोरोना संकट के बावजूद हमने 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा किसानों का। और पहले गरीबों का, पहले 1 हेक्टेयर वाले का, फिर 2 हेक्टेयर वाले का, फिर 3, फिर 4, फिर बढ़े। तो इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प था कि विकास की कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति जब तक हम उसको प्रथम पंक्ति में लाएंगे, तब तक हमारा ध्येय पूरा नहीं होगा, लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो दीनदयाल जी के सपनों को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने गरीब किसान का पहले खरीदा, और उसके कारण पूरा उसको समर्थन मूल्य मिला, और भारत देश का प्रथम राज्य बना। दूसरा, जब पूरा भारत लॉकडाउन था, उस समय किसान ने भारत की आर्थिक स्थिति संभाली। एक ही सेक्टर है, एक ही क्षेत्र है कृषि, जिसकी ग्रोथ बढ़ी है, बाकी सब माइनस में गए। और अगर ये मैं कहूं कि किसान अन्नदाता तो है, लेकिन इस बार किसान जीवनदाता बना। अगर जैसे उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय बंद हुए, ऐसे अगर खेती बंद हो जाती, किसान के क्या लॉकडाउन हो जाता, तो बताइए अनाज कैसे पैदा होता, मंडियों में कैसे आता, घरों में कैसे जाता, दोनों टाइम का हमको भोजन कैसे मिलता, सब्जियां कैसे मिलती, दूध कहाँ से मिलता। और अगर हमको दोनों टाइम भोजन, अन्न और सब्जियां, दूध नहीं मिलता, तो हम जीवित कैसे रहते। और इसलिए जीवन देने वाले किसानों को, संकट के समय अगर किसी एक क्षेत्र ने इस देश को संभाला है और जीवित रखा है, 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध दिया है, तो वो हमारे किसान और हमारे मजदूर जिन्होंने खेतों में मेहनत की। इसलिए मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से। बिल्कुल कमल जी, ये बात उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ जी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए भी करता हूँ कि अभी जीडीपी के बहुत ही निराशाजनक आंकड़े थे, जो स्वाभाविक थे, लेकिन खेती में हमने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वो आपकी बात को पूरी तरह सच साबित करता है कि एक किसान ही था जो 4 पॉइंट से अधिक जीडीपी की ग्रोथ के साथ हमारे सामने आया है। और इस कठिन काल में भी पूरे देश में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से आगे बढ़ा है। सर, कैसे आप मदद कर रहे हैं किसानों की? आपका बहुत कंसर्न है, बहुत दिल से आप बात करते हैं किसानों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब देश संकट में था, तो किसानों ने संभाला, 130 करोड़ लोगों को जीवित रखा, दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की। अब अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण अब किसान संकट में है, तो देश की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको संभाले। क्योंकि किसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए अनाज पैदा नहीं करता, बल्कि वो समाज और राष्ट्र के लिए अनाज पैदा करता है। अगर खेती करना किसान ने छोड़ दिया, तो बताइए हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? हमको भोजन कहाँ से मिलेगा, हमको सब्जियां कहाँ से मिलेगी, दूध कहाँ से मिलेगी? और इसलिए किसान को जिंदा रखना, उसको खड़ा रखना, वो खेती कर सके, और इसलिए वो कर्ज में ना डूबे। और इसके ऊपर जब संकट आया, तो समझ लो राष्ट्र का संकट है। किसान के ऊपर संकट जो है, राष्ट्र का संकट है। इसलिए उस संकट से उसको उबारना सरकार की पहली प्राथमिकता है, और हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। और वो बखूबी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर कर रहे हैं।
कमलनाथ जी भली छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी पूरे प्रदेश के, और इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको हम चरितार्थ करेंगे।